ये जो सवाल है हमारा ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन का है, जो सेकेंड ईयर कॉमर्स यानी कि 12वीं क्लास और 13वीं क्लास यानी बीकॉम पार्ट 1 दोनों के लिए जो है वो दोनों तालिब इल्म जो है इसको इससे सीख सकते हैं। और दोनों तालिब इल्मों के लिए रखा है कि जो 12वीं में पढ़ते हैं 13वीं में यानी कि सेकेंड ईयर कॉमर्स में और बीकॉम पार्ट 1 में, इन दोनों के लिए जो है ये सवाल मैंने बनाया है, तो दोनों जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सवाल कुछ यूँ है कि मिस्टर यू एंड मिस्टर टी सोल ट्रेडर्स, ये अलग अलग जो है ये दोनों कारोबार करते थे, यू और टी, वर कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस ऑन May 15, 2000 they decided to form a partnership under the name of UT Traders by merging their business। अब इन दोनों ने जो है यूटी ने जो है ये फैसला किया कि दोनों जो कारोबार जो है एक साथ मिल के करेंगे, मर्ज कर देंगे दोनों अपने कारोबार को। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट आइटम वर एज फॉलोज, तो इससे पहले कि ये दोनों मर्ज करें, अपने कारोबार को मिलाएं या दोनों एक हो जाएं, तो उन्होंने जो है उनकी जो सूरत हाल ये थी, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको पूरी तफसीलात। तो वहाँ आप देखें कि कैश जो है वो 8000 यू का था और टी का जो कैश था वो 12000 था। इसी तरीके से सब दिए हुए हैं, जब हम सवाल हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे। द फॉलोइंग वैल्यूएशन वर एग्रीड अपॉन, अब इन दोनों के दरमियान कुछ जो है बातें तय हुई। बातें क्या तय हुई? नंबर 1 ये है कि मिस्टर यू अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹25,000। खैर ये भी हम जो है सवाल जब हल करेंगे तो देखेंगे। अभी हम पहले ये देखते हैं कि इसकी रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड पहली ये है, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसकी जो पहली रिक्वायर्ड है ये है कि गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द न्यू फर्म टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर यू एंड टी। तो ये कह रहा है कि एक तो एंट्रीज बनानी है और जो नई फर्म है इसकी, और अंडर फर्म टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ यू एंड टी, और ये जो रिकॉर्ड करेंगे हम यूटी के नाम से करेंगे। दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रीपेयर इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, और हमें जो है इन दोनों इस फर्म की जो है एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी पहली रिक्वायर्ड पूरी करते हैं कि गिव एंट्रीज। तो हम जो है इन दोनों की जो है एंट्रीज बनाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से जो आपको जो है ये सब लाइनें वगैरह खींच लेनी है और इस तरह से जो आपको एंट्रीज बनानी है। तो इसमें जो पहले कॉलम में जो हम डेट लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे में देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ पार्टिकुलर लिखेंगे, और तीसरे में जो कॉलम है छोटा सा उसमें डेबिट, और चौथे कॉलम में जो है हम लिखेंगे क्रेडिट। और इसके ऊपर जो हम लिख देंगे, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यूटी ट्रेडर्स लिख देंगे हैं, ठीक है, और जनरल एंट्रीज लिख देंगे। तो आपको जो है यूटी ट्रेडर्स और जनरल एंट्रीज लिखनी है ऊपर। अब इसके बाद जो है अब देखिए हम सवाल हल करते हैं। सवाल में कारोबार शुरू करने से पहले इनकी जो सूरत हाल थी वो ये थी कि यू के पास जो है वो कैश था 8000, ठीक है। तो ये जो है वो कारोबार में लेकर आ गया 8000। तो कैश जो है वो असेट्स से, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कैश को मैंने डेबिट किया है, और आपको पता है कि कैश जब बढ़े तो डेबिट होता है, इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, असेट्स जब इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर जो है 8000 से मैंने कैश को डेबिट किया है। इसके बाद आप देखें अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल जो है 40,000 यानी 40,000 रुपये लिखा हुआ है। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा असेट्स, और आपको पता है कि जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हमने जो है यहाँ पर असेट्स जो है यानी अकाउंट रिसीवेबल जो है इसको 40,000 की जगह 25,500 से डेबिट किया। इसकी वजह ये है कि देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, गौर करें आप पढ़ें। लिखा हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹25,500 के जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम नहीं मानेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको मानेंगे, क्योंकि अब एग्री हुआ है इन दोनों के दरमियान। तो एग्रीमेंट में जो हुआ है इसके मुताबिक जो है हम जो नीचे वाली जो बात इसको जो है फॉलो करेंगे। तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल जो लिखा हुआ है 25,500 यानी 25,500। तो अब आप एंट्री की तरफ आ जाए तो हम अकाउंट रिसीवेबल जो है यहाँ पर 25,500 लिख देंगे। इसके बाद आप आ जाए कि तीसरी जो वैल्यू है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, जो कि मिस्टर यू की है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ लिखा हुआ है 32,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमने जो देखें यहाँ पर एंट्री में जो है वो 32,000 रुपये नहीं लिखा, बल्कि हमने एंट्री में लिखा है 28,000 रुपये। इसकी वजह है कि एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो ये है, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड
वैल्यूड एट ₹28,000। ठीक है, तो देखें मैंने 28,000 लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। एंट्री में भी 28,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है ये हमारा असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज में इसके बारे में कोई एग्री अप्रूव में नहीं लिखा हुआ, जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो ऑफिस सप्लाइज जो है यू का वो 2000 यानी 2000 रुपये है। तो देखो मैंने 2000 से ऑफिस सप्लाइज को डेबिट किया है। इसके बाद है डिलीवरी इक्विपमेंट, जिसकी की कॉस्ट है 60,000 यानी 60,000। तो ये हम 60,000 जो है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है कि डिलीवरी इक्विपमेंट जो है वो 15,000 रुपये यानी 15,000 का है। तो हम जो है देखें डिलीवरी इक्विपमेंट हमारा असेट्स और असेट्स जो है इंक्रीज़ हो या बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखें डिलीवरी इक्विपमेंट को हमने डेबिट किया है 15,000 रुपये से। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ कि अगली जो एंट्री है हमारी, एंट्री में जो हमें लिखना है वो लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो 28,000 रुपये है। और ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, असेट्स, और असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखें ऑफिस इक्विपमेंट जो है इसको 28,000 से हमने डेबिट किया है। इसके बाद है हमारा अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट 32,000 रुपये। तो हम इसको छोड़ देंगे। इसकी वजह ये है कि डिलीवरी इक्विपमेंट के बाद देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इसकी फाइनल वैल्यू जो है एग्री के अंदर लिख दी गई है जो कि 15,000 रुपये है। तो हम इसको अब छोड़ देंगे, जिसकी आखिरी वैल्यू लिख दी जाए। और फिर सवाल के अंदर जो है अलाउंस फॉर जो भी हो लिखा हुआ है, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट डिलीवरी इक्विपमेंट, अगर इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो बता दी जाए तो आप जो है अगर नीचे वाली बात को अहमियत दोगे तो फिर वहाँ फिर इसके बाद अगर सवाल में अलाउंस आए, नीचे अगर फाइनल आपको अलाउंस दे दे, ठीक है, तो इसके बाद ऊपर अगर सवाल के अंदर जो है अलाउंस की कोई वैल्यू लिखी हो तो आप इसको छोड़ दोगे। तो इसीलिए जो है हमने जो है डिलीवरी इक्विपमेंट का जो अलाउंस है इसको हमने छोड़ दिया। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पर कि अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपये। तो देखें आपको पता है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो या बढ़े तो डेबिट होता है, इसके बदले में क्रेडिट होता है। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो है हम अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का लिखा हुआ है और ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है 12,000 से। तो देखें मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है 12,000 से। अलाउंस फॉर बेड डेप्थ 2,800 रुपये। बेड डेप्थ उसे कहते हैं कि जिस पैसों के आने की उम्मीद ना हो या पैसे डूब जाएं। ठीक है, इसके मैं पिछली वीडियोस में तफसीलात बता चुका हूँ, बस आप इतना समझ लेंगे जो पैसे मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, ठीक है, तो हम जो है इसको बेड डेप्थ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बेड डेप्थ को भी हमने एंट्री में इसलिए नहीं लिखा, इसकी वजह है कि इसका ताल्लुक जो होता है अकाउंट रिसीवेबल से होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल से अगर ताल्लुक है और अकाउंट रिसीवेबल की चूँकि देखिए फाइनल वैल्यू जो है वो सवाल में नीचे लिख दी गई है जो कि 25,500 है। तो जब बेड डेप्थ का ताल्लुक चूँकि अकाउंट रिसीवेबल से है और अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू फाइनल लिख दी गई है तो हम अलाउंस फॉर बेड डेप्थ है इसको काउंट नहीं करेंगे और एंट्री के अंदर नहीं लिखेंगे। आगे मैं सवाल समझाऊंगा, ऐसा सवाल भी समझाऊंगा जिसमें हम अलाउंस फॉर बेड डेप्थ लिखेंगे तो इस सूरत में जो है नीचे अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखा होगा तो फिर हम अपनी एंट्री के अंदर अलाउंस फॉर बेड डेप्थ लिखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी जो फाइनल वैल्यू है अकाउंट रिसीवेबल की वो लिख दी गई है। इसके बाद एक और चीज़ है कि अकाउंट पेएबल की वैल्यू जो है 32,000 है। ठीक है, तो वो इसको हम जो है लिख देंगे। तो अकाउंट पेएबल जो है आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उधार की सूरत में तो एंट्री पास होती है परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। तो ये जो है ज़िम्मेदारी होती है, जब लायबिलिटी बढ़े या ज़िम्मेदारी बढ़े या इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती है। तो अकाउंट पेएबल जो है हमारी लायबिलिटी है और ये इंक्रीज़ हो रही है तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। और क्रेडिट में लिखा है अकाउंट पेएबल को, देखें हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 32,000 यानी 32,000 से। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिस्टर यू का जो है पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे कि देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि जितनी भी डेबिट साइड की वैल्यूज़ हैं इनमें से जो है हम क्रेडिट साइड की जो वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इन सबको हमने जमा किया और इसमें से जो है इन 12,000 को और 32,000 को जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है रिमेनिंग रह जाएंगे 62,500 यानी 62,500 रुपये। तो ये जो 62,500 रुपये हैं ये इसको जमा करने के बाद डेबिट साइड की वैल्यू में से 12,000 और 32,000 को यानी 12,000 और 32,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग में जो रह जाएंगे वो 62,500 रह जाएंगे। तो ये जो है हमारा कैपिटल है
बैलेंसिंग, ठीक है। और आपको पता है कि जब कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर जो है कैपिटल को चूँकि कारोबार में लाए हैं, और कारोबार में जब हम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं या डालते हैं या ले आते हैं तो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल हमारा यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, जो रिमेनिंग है वो 62,500। इस तरीके से हमने जो है यू की जो है एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है टी की एंट्रीज को करते हैं। अब जो है हम टी की एंट्रीज पास करेंगे मिस्टर टी की। तो देखें इसमें भी असेट्स जो है यानी कैश जो है वो 12,000 है, और आपको पता है कि कैश जो है वो हमारा असेट्स है, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश जो है डेबिट होगा टी के लिए। तो देखें मैंने डेट भी डाली है कि ऊपर भी मैंने डेट डाली थी, यहाँ भी डेट डाली है कि 15 मई 2017, ठीक है। तो इसमें हमने जो है क्या किया कि कैश जो है हमारा असेट्स बढ़े तो डेबिट, तो मैंने यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कैश को डेबिट किया है 12,000 से, और सवाल में भी यही दिया गया, ठीक है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो है ये भी हमारा असेट्स है, और असेट्स आपको पता है कि जब बढ़े इंक्रीज़ हो तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अकाउंट रिसीवेबल में 48,000 की जगह 8,000 लिखे। इसकी वजह ये है कि नीचे मैंने जब आपको पहले भी बताया था कि जो नीचे जो लिखा हुआ होता है असल होता है। तो देखें अकाउंट रिसीवेबल में मिस्टर टी के अंदर लिखा हुआ है कि मिस्टर टी अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹8,000, ठीक है। तो हम जो है इसकी बात को मानेंगे और अकाउंट रिसीवेबल 8,000 से डेबिट करेंगे। इसके बाद आप तीसरी जो है इसमें वैल्यू इसकी लिखी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, तो ये 20,000 है, तो हम इसको एज इट इज़ उतार देंगे। और आपको पता है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारा असेट्स है, और असेट्स जो है वो जब बढ़े तो डेबिट होता है, तो इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जो है हमने 20,000 से डेबिट किया है, ठीक है। इसके बाद है ऑफिस सप्लाइज़, और ऑफिस सप्लाइज़ जो है तो यहाँ पर जो है हम एंट्री में देखें कि हमने 600 लिखा है। 600 इसलिए लिखा हुआ है कि नीचे जो है देखें मिस्टर टी के अंदर इसकी वैल्यू लिखी हुई है ऑफिस सप्लाइज़ की कि हिज ऑफिस सप्लाइज़ वर वैल्यूड एट ₹600। तो 600 रुपीज़ की वैल्यू रह गई है। तो देखें मैंने इसको जो है डेबिट साइड में ऑफिस सप्लाइज़ को लिखा है 600 से, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि डिलीवरी इक्विपमेंट कॉस्ट 48,000। तो देखें डिलीवरी इक्विपमेंट जो है इसको भी हमने 48,000 से डेबिट साइड पे लिखा है, ठीक है। और इसके बाद जो है 32,000 जो है ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो कॉस्ट है इसको हमने जो है 5,000 लिखा है। इसकी वजह ये है कि देखें नीचे 5,000 लिखा हुआ है, हालांकि सवाल में लिखा हुआ है कि 32,000। तो हम जो है नीचे वाली बात को अहमियत देंगे, तो हम जो है ऑफिस इक्विपमेंट को जो है वो डेबिट करेंगे 5,000 से, ठीक है। ये भी हो गया। और ऑफिस इक्विपमेंट जो हमारा जो है ये असेट्स से, और असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो यहाँ हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया है। इसके बाद आप आगे देखें, इसके बाद आ जाता है डिलीवरी इक्विपमेंट। और डिलीवरी इक्विपमेंट में जो है 16,000 लिखे हुए हैं, तो नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ 16,000 उतार लेंगे। और इसके बाद आ जाता है अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, ठीक है। तो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट की जो फाइनल वैल्यू 5,000 लिख दी गई है। तो मैंने आपको कहा कि जब कोई वैल्यू जो है इसकी जो फाइनल वैल्यू लिख दी जाए, तो यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट की चूँकि फाइनल वैल्यू 5,000 लिख दी और हमने जो है इसको डेबिट साइड में लिख चुके हैं, तो इसके बाद कोई अलाउंस होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो आप जो है इसको छोड़ देंगे। जैसे हमने मिस्टर यू के अंदर जो है ये हमने एक वैल्यू छोड़ी थी, ठीक है, डिलीवरी इक्विपमेंट की अलाउंस की, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ भी छोड़ दोगे। इसके बाद अकाउंट अलाउंस फॉर बेड डेप्स 1,600 रुपये, तो इसको जो है हमें नहीं लिखना। इसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से होता है, और आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल की भी वैल्यू नीचे लिख दी गई है। तो जब अकाउंट रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू नीचे लिख दी जाए तो इंटरेस्ट के अंदर जो है अलाउंस फॉर बेड डेप्स नहीं लिखते हैं, तो ये भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद है अकाउंट पेएबल 38,000, तो अकाउंट पेएबल को हम लिखेंगे 38,000 की जगह हम लिखेंगे इसकी जो फाइनल वैल्यू। इसी तरीके से अकाउंट पेएबल जो लिखी हुई है 38,000 मिस्टर टी में, तो हम जो है 38,000 से अकाउंट पेएबल को जो है क्रेडिट करेंगे। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। देखिए मैंने जो है एंट्री के अंदर इसको क्रेडिट किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। इसके बाद इसका जो सिर्फ कैपिटल ले गया तो वो तो आसान है कि जो डेबिट साइड में जितना भी असेट्स है
ठीक है। इन सबको आप टोटल जमा कर लोगे, जमा करने के बाद इसमें से अलाउंस फॉर डिप्रीसिएशन के 16,000 और अकाउंट पेबल के जो हमें देने 38,000, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग में जो बच जाएगा उसको जब आप कैपिटल में लिख दोगे, तो कैपिटल में जब माइनस करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास 39,600, यानी 39,600 रुपये जो जवाब आया, ये हमारा जो है कैपिटल को हमने जो है मर्ज किया जब कारोबार, तो उसमें इस कैपिटल को डाल दिया। और आपको पता है कि कैपिटल हमारा जो है हमारा इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, तो हमने यहाँ पर जो है कैपिटल को 39,600 से क्रेडिट किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये एंट्री भी समझ आ गई होगी। इसके बाद इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, कि हमें जो है इस फर्म की जो कि अब मर्ज हो चुका है, मिल चुका है, इसकी एक जो है बैलेंस शीट बनानी है। और आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है इस बैलेंस शीट का नाम रखना है। तो बैलेंस शीट का जो नाम है वो यूटी ट्रेडर्स है, वो लिखना है। इसके बाद बैलेंस शीट लिखना है जैसा कि हम बना रहे हैं वो वाली बैलेंस शीट, और एज ऑन May 15, 2017, जो कि मौजूदा साल है या जिस साल में ये बैलेंस शीट बनाएंगे वो साल लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करना है, हमें ये तो बहुत आसान होती है बैलेंस शीट, कि देखें सबसे पहले कैश लिखना है। तो दोनों का जो कैश है यू और टी का, इसको हमें लिखना है। तो देखें यू का जो कैश है वो 8,000 है, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और टी का जो कैश है वो 12,000 है। तो इन दोनों को जब आपने जमा किया 8 और 12 को, तो 20,000 हो गए। तो कैश में हमने 20,000 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल में क्या है, एक के 25,500 हैं और एक के 8,000। इन दोनों को जमा किया तो 33,500 लिख दिया, वो भी लिख दिया। इसके बाद दोनों की जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है इनको भी जमा कर लेंगे। तो एक की जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 28,000 है, दूसरे की 20,000। जब इन दोनों को ऐड किया 28,000 को और 20,000 को, तो 48,000 हो गया। तो ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद है ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज कितनी है, 2,600 दोनों की मिला के। तो ऑफिस सप्लाइज जो है एक की जो है वो 2,000 है और दूसरे की जो है वो 600 है, तो 2,600 हो गए। इसके बाद डिलीवरी इक्विपमेंट कितना है हमारा, 63,000। ठीक है, 63,000 डिलीवरी इक्विपमेंट है। मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इन दोनों को जब आप जमा करोगे, एक जो है वो 15,000 है, दूसरा 48,000। जब इन दोनों को आप जमा करोगे तो 63,000 हो जाएगा। इसमें से अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो है जिसका का ताल्लुक डिलीवरी इक्विपमेंट से है, उसको आप जो है माइनस करोगे। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये 60,000 कहाँ लिखा हुआ है, 16,000 जो है देखिए टी में लिखा हुआ है 16,000। इसको इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 47,000। ठीक है, इसको आप जो है एक उस लाइन में लिख देंगे। इसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा कितना है, ऑफिस इक्विपमेंट जो हमारा है 33,000। अब ये 33,000 कहाँ से आया, देखा दोनों को ऐड कर लेंगे यू और टी को। तो यू के जो है ऑफिस इक्विपमेंट 28,000 है, इसमें हमने टी के 5,000 मिलाए तो 33,000 हो गए। इसमें से जो है हमने क्या किया कि 12,000 जो है देखें यू के अंदर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट जो है यू का है, टी का नहीं है। दोनों चूँकि मर्ज हो गए, एक हो गए, तो दोनों का एक ही कारोबार हो गया, इसलिए हम जो है दोनों मिल गए तो एक ही बात हो गई। तो इसलिए जो है हम दोनों का होता तो दोनों को ऐड करता है जैसे कि हमने इससे पहले किया, लेकिन दोनों का नहीं है, एक का है, तो एक में से हम जो है ये निकाल लेंगे। तो इसे यहाँ पर दोनों है तो दोनों का 33,000 हुए, इसमें से जो है 12,000 अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट को हम लेस कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 21,000 आएगा। अब हमें करना कि इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे। 20,000 देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 20,000, 33,500, 48,000, 2,600, 47,000 और 21,000 सबको जब हमने जमा कर लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1,72,100 आया, यानी 1,72,100। ठीक है, ये हमारे असेट्स से जिसको हमने ऐड कर लिया। इसके बाद आप आ जाएँ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ को। अब इनका भी एक छोटा सा हिसाब रह गया, वो भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट पेएबल लिखेंगे। अकाउंट पेएबल की वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पर 70,000 लिखी है। क्यों लिखी है देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अकाउंट पेएबल देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यू का जो है वो 32,000 है और 38,000 जो है वो टी का। इन दोनों को जब जमा करेंगे 38 को और 32 को तो हमारे पास 70,000 यानी 70,000 हो जाएंगे। और आपको पता है कि दोनों लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि देखें मैंने ऊपर लिखा है कैपिटल लाइबिलिटी हमें यहाँ लिखनी है, तो हमने यहाँ लाइबिलिटी लिख ली 70,000 से। इसके बाद जो है हमें कैपिटल दोनों को लिखना है, मिस्टर यू का और टी का। तो देखें यू का जो कैपिटल है देखें पहली एंट्री में है 62,500, हमने ये लिख दिया। ठीक है, और टी का जो कैपिटल है
ये दूसरी एंट्री में है, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 39,600, ये भी लिख दिया। जब इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास कितने हो गए, 1,02,100 रुपये, यानी 1,02,100 ये लिखा। अब देखें कैपिटल हमारा ये है और ऊपर लाइबिलिटी है, यानी हमें पैसे देने हैं लेकिन हमने दिए नहीं है। लेकिन चूंकि ये दिए नहीं है लेकिन हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हमारे पास ये 70,000 एक तो पड़े हुए हैं जो बाद में हमें देने तो हैं ये, और एक कैपिटल हमारा कारोबार में जो सरमाया है ये है। ये दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 1,72,100 हो जाएगा, यानी 1,72,100। अब देखें दोनों तरफ एक ही वैल्यू आई है। जब एक वैल्यू ना आए तो आप समझ जो कि आपने सवाल जो है वो गलत हल किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्मेशन का ये सवाल पसंद आया होगा। और अकाउंट की जो है ये मेरी नई वीडियो है और मैंने काफ़ी दिनों के बाद डाली है, और ये सेकंड ईयर के लिए भी है और बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी है। ठीक है, तो आप बराए मेहरबानी इतनी मेहनत से ये वीडियो बनती है, तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा जो चैनल ऊपर आता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।